हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने मैट्राइसेस का इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें एग्जैक्टली मैट्राइसेस होता क्या है, मैट्राइसेस का ऑर्डर क्या होता है, मैट्राइसेस में एलिमेंट्स जो होते हैं उनका पोजीशन क्या होता है, मैट्राइसेस को ऐड कैसे करना है, मैट्राइसेस को सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, मैट्राइसेस में स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। ये सारे टॉपिक्स हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर दिए थे। अब हम और आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम इन्वर्स फाइंड करेंगे मैट्राइसेस में बाय एडजॉइंट मेथड। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखना है। नेक्स्ट क्या करना है हमें, वी हैव टू फाइंड इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड। तो आपको बेसिकली एक मैट्रिक्स दिया जाएगा, उस मैट्रिक्स का आपको इन्वर्स फाइंड करना है, और इन्वर्स कौन से मेथड से फाइंड करना है वो भी आपको वो मेंशन क्वेश्चन में किया जाएगा। तो मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है। अभी इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एडजॉइंट मेथड से मैट्रिक्स का इन्वर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो एग्जैक्टली हमें फाइंड आउट क्या करना है, तो ये फाइंड करना है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। जो भी आपको मैट्रिक्स दिया जाएगा उस मैट्रिक्स का इन्वर्स हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, बाय एडजॉइंट मेथड। सो बहुत ही इजी टॉपिक है। तो ये टॉपिक में मान लो फॉर एग्जांपल आपको ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो ए का इन्वर्स क्या आएगा, इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए पावर में -1 आता है। तो ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ए। ये ए मैट्रिक्स का नाम है। जैसे समझो अगर बी हो गया मैट्रिक्स का नाम, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकता है बी इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। तो मैट्रिक्स का इन्वर्स आपको फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको दो टाइप के मैट्रिक्स आएंगे क्वेश्चन में। आइदर वो मैट्रिक्स 2x2 का होगा, आइदर वो मैट्रिक्स 3x3 का होगा। दोनों में से एक ही दो ऑर्डर का आपको क्वेश्चन आएगा। 2x2 का भी आ सकता है या 3x3 का भी आ सकता है। ओके, उसके इन दोनों ऑर्डर्स के अलावा और कोई ऑर्डर्स का इन्वर्स फाइंड करने का क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन का फॉर्मेट कौन सा इसमें रहेगा। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए है, 2x2 का हम देखेंगे तो उसमें आएगा A11, A12, A21, A22। मतलब ये 2x2 का हो गया, मैंने पोजीशन के साथ आपको बता दिया है। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स बी रहेगा 3x3 का, तो उसका कैसे आएगा, B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32, B33। ये पहला वाला जो मैट्रिक्स है वो आपका 2 रोज 2 कॉलम्स का मैट्रिक्स है, डेट इज़ 2x2 मैट्रिक्स है। और ये जो आपका सेकेंड है वो 3 रोज 3 कॉलम्स का है, सो वो 3x3 का मैट्रिक्स है। मैंने पोजीशन के साथ आपको एग्जैक्टली बता दिया है कि इसमें होगा क्या। सबसे पहले जब भी कोई भी मैट्रिक्स का आपको वो इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए बताएंगे, तो सबसे पहले आप चेक करोगे कि एग्जैक्टली उस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना पॉसिबल है या नहीं। मतलब भले ही क्वेश्चन में ऐसा रहेगा कि फाइंड इन्वर्स ऑफ एन मैट्रिक्स, पर कभी कभार क्वेश्चन ऐसा होता है कि जिसका इन्वर्स आप ढूंढ ही नहीं सकते हो, मतलब क्वेश्चन सॉल्वेबल नहीं होता है। तो वो कंडीशन मैं आपको बताऊंगा कि कब इन्वर्स का क्वेश्चन सॉल्वेबल होगा, कब इन्वर्स का क्वेश्चन सॉल्वेबल नहीं होगा। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है एग्जैक्टली। सबसे पहले आप जब भी क्वेश्चन आपको देंगे इन्वर्स का,
आप सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए ढूंढोगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ढूंढने के बाद अगर उसका आंसर 0 आया तो उसको आप आगे सॉल्व नहीं करोगे, मतलब वो क्वेश्चन का इन्वर्स आप फाइंड नहीं कर सकते। ओके, बट अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 नहीं आया, बाकी कोई भी नंबर आने दो प्लस में माइनस में, तो उसे आपको आगे सॉल्व करना है। इसका मतलब उसका इन्वर्स आप फाइंड कर सकते हो। तो इन्वर्स फाइंड करने का भी बहुत अच्छा मेथड मैंने आपको बताया। नहीं तो आप, अगर आपने इस कंडीशन पे ध्यान नहीं दिया तो आपको इन्वर्स फाइंड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट जाएगा। जैसे कि मैंने बताया, फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि भले ही क्वेश्चन उन्होंने ये दिया है फाइंड इन्वर्स ऑफ एन मैट्रिक्स, पर कभी कभार क्वेश्चन ऐसा होता है कि जिसका इन्वर्स आप निकाल ही नहीं पाते हो। ओके, तो इसका मतलब कभी कभार इन्वर्स का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कभी कभार इन्वर्स का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो वो आपको ज़्यादा हेक्टिक नहीं होना चाहिए, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं जाना चाहिए। इसलिए मैंने आपको एक कंसेप्ट यहाँ पर बता दिया है कि आप सबसे पहले जब भी इन्वर्स का क्वेश्चन आएगा तो डिटर्मिनेंट निकाल लेना कोई भी मैट्रिक्स का। अगर उसका आंसर 0 आया डिटर्मिनेंट का तो आगे इन्वर्स सॉल्व करना ही नहीं, वो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, उसका इन्वर्स आप नहीं ढूंढ पाओगे। पर अगर उसका आंसर 0 नहीं आया, बाकी कोई भी नंबर आने दो, प्लस में, माइनस में, फ्रैक्शन में, डेसिमल में, तो उस मैट्रिक्स को आप सॉल्व कर पाओगे, उसका इन्वर्स आप फाइंड कर पाओगे। तो अभी इससे रिलेटेड हम आज का फर्स्ट सम देखेंगे। समझो, आपको दिया है ए 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स दिया है और उन्होंने आपको क्वेश्चन बताया है फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड। फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड। तो अभी एडजॉइंट मेथड से हमें इस मैट्रिक्स जो हमें दिया है ए, उसका हमें इनवर्स फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने जैसे क्राइटेरिया बताया था कि हम चेक करेंगे कि ये जो क्वेश्चन इन्होंने हमें दिया है इसे हम सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, मतलब इसका इन्वर्स हम ढूंढ सकेंगे या नहीं ढूंढ सकते। तो उसके लिए हम पहले सबसे देखेंगे डिटर्मिनेंट निकाल के। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, हम इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर देंगे। हमने 11th स्टैंडर्ड में देखा था कि डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। 10th स्टैंडर्ड में भी हमने 2/2 का डिटर्मिनेंट देखा था कैसे फाइंड करेंगे, जब हम क्रैमर्स रूल देख रहे थे। तो आई होप आपको सॉल्विंग आता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 4 इज़ 4, सेकेंड नंबर इज़ 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 2 इज़ 6, और दोनों के बीच में माइनस का साइन आता है, तो आंसर इज़ -2। तो आपने देख लिया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, उसका आंसर -2 आ रहा है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब ए इनवर्स निकलेगा, ए इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है। मैं फिर से एक बार यहाँ मैट्रिक्स लिख ले रहा हूँ। क्वेश्चन जो है हमारा 1 2 3 4। अभी हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने में लगेंगे। यहाँ जो मैंने क्राइटेरिया किया था, क्वेश्चन जो हमें दिया था, सबसे पहले मैंने चेक किया कि इस क्वेश्चन का इन्वर्स हम निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए मैंने उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया, और डिटर्मिनेंट उसका 0 नहीं आया, इसलिए मुझे समझ आया कि इस डिटर्मिनेंट को, इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व कर सकेंगे। अभी हमें ये जो मैट्रिक्स हमें दिया है, इनके माइनर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। माइनर हम हर एक एलिमेंट का हमें ढूंढना पड़ेगा।
मतलब ये जो 1 है उसका भी एक माइनर आएगा, 2 का एक माइनर आएगा, ये एलिमेंट 3 का भी माइनर आएगा, और ये एलिमेंट 4 का भी माइनर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। बट उससे पहले हम इन सब का पोजीशन देखेंगे। मैंने बताया था 1 का पोजीशन कैसे फाइंड आउट करना है, तो ये A11 है, 2 का पोजीशन इज़ A12, 3 का पोजीशन इज़ A21 एंड 4 का पोजीशन इज़ A22। तो अकॉर्डिंग टू पोजीशन माइनर निकलता है। तो जब हम 1 का माइनर, ये जो 1 है उसका जब माइनर हम निकालने वाले हैं तो हम 1 नहीं लिखेंगे, हम 1 के बदले हम 1 की पोजीशन लिखेंगे, ये चीज़ याद रखना। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे माइनर 1 1, M स्टैंड्स फॉर माइनर एंड 1 1। ओके, 1 का निकाल रहे हैं पर 1 की पोजीशन है 1 1। तो हम क्या करेंगे, जो भी माइनर हम निकालने वाले, मैं आपको एक रफ कैलकुलेशन करके बताऊंगा। ये 1 2 3 4, हम इसका 1 का माइनर निकालेंगे। ओके, तो जिस भी एलिमेंट का आप माइनर निकाल रहे हो उससे स्टैंडिंग और स्लीपिंग आपको ओमिट करना होता है, आपको भूल जाना होता है। वही नंबर से स्टैंडिंग भी भूल जाओगे, वही नंबर से स्लीपिंग भी भूल जाओगे, तो आपको ओनली 4 दिखेगा। तो M11 का माइनर आपको 4 नज़र आएगा। नेक्स्ट हम 2 का माइनर निकालेंगे। 2 के लिए भी हम सेम करेंगे, 2 नहीं लिखेंगे, हम 2 की पोजीशन लिखेंगे। 2 की पोजीशन है 1 2, 1 2 3 4। अभी हम 2 का माइनर निकालेंगे तो उधर से स्टैंडिंग और उधर से स्लीपिंग हम भूल जाएंगे। वही नंबर से स्टैंडिंग और वही नंबर से स्लीपिंग, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल हम भूल जाएंगे, तो हमें क्या दिखेगा, 3 दिखेगा। नेक्स्ट हम ये जो 3 है उसका पोजीशन निकालेंगे, उसका माइनर निकालेंगे। पर 3 का माइनर हम ऐसा नहीं लिखेंगे, हम 3 के बजाय 3 की पोजीशन लिखेंगे। सो यहाँ पर आएगा M3 नहीं आएगा, 2 1 आएगा 3 का पोजीशन। सो 3 से स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग हम भूल जाएंगे, तो यहाँ पर आपको दिखेगा 2। एंड नेक्स्ट है M22 लास्ट, तो उसका आई थिंक आप निकाल सकते हो, उसका आएगा 1। ओके, तो ऐसे करके मैंने सारे माइनर्स का वैल्यू मैंने निकाल लिया। अभी हम आगे बढ़ेंगे, माइनर्स हो गया, माइनर्स के बाद एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, दैट कोफैक्टर्स की तरफ। जैसे हमने हर एक एलिमेंट का माइनर निकाला, वैसे हम हर एलिमेंट का सिमिलर फैशन में हमें कोफैक्टर भी निकालना होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे देखेंगे। सो कोफैक्टर्स पढ़ाने से पहले मुझे आपको एक कंसेप्ट पढ़ाना है, जिसे आप ध्यान से देखोगे कि -1 के ऊपर अगर इवन पावर रहेगी, इवन पावर मतलब 2 या 4 या 6। ओके, -1 के ऊपर अगर इवन पावर रहेगी तो आंसर 1 आएगा। -1 के ऊपर अगर ऑड पावर रहेगी, मतलब 1 या 3 या 5, तो आंसर -1 आएगा। ये चीज़ आपको याद रखना है कोफैक्टर सीखने से पहले। तो हम आगे बढ़ेंगे एग्जैक्टली सम के साथ। सो जैसे हमने माइनर्स हर एक एलिमेंट का निकाल लिया, सिमिलर फैशन में हम कोफैक्टर निकालेंगे। जैसे माइनर के लिए हमने m लिया था, सिमिलर वे में कोफैक्टर के लिए हम c भी लिख सकते हैं, c कोफैक्टर 1 1। ओके, तो अभी ये निकालने का एक फॉर्मूला है। सबसे पहले आप यहाँ पर -1 लिखोगे, हमेशा -1 लिखोगे। यहाँ पर जो उसकी पोजीशंस में 2 नंबर है, उन दोनों नंबर्स को आप ऐड करोगे पावर में, मल्टीप्लाई बाय 1 1 है ना, यहाँ पर लिखा है पोजीशन, मल्टीप्लाई बाय इट्स माइनर, सेम पोजीशन का माइनर। ये होता है कोफैक्टर निकालने का तरीका। मतलब अगर आप C12 का निकालने वाले होंगे तो यहाँ पर ऑब्वियसली हमेशा -1 आएगा। ये जो पोजीशन है 1 2, उसको आप पावर में ऐड करोगे इनटू उसी के ही माइनर से आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, 1 2 के माइनर से। नेक्स्ट समझो अभी यहाँ पर आएगा C21,
नेक्स्ट पोजीशन, सो -1 यहाँ पर होगा 2 + 1 इंटू माइनर क्या आएगा M21। नेक्स्ट C22 -1 2 + 2 इंटू माइनर का पोजीशन M22। आई होप आपको ये सारी चीज़ें, जैसे मैंने हर एक 1 1 का माइनर निकाला, 1 2 का माइनर निकाला, 2 1 का माइनर हमने फाइंड आउट कर दिया, 2 2 का माइनर हमने फाइंड आउट कर दिया, सिमिलर फैशन में हम C11 1 2 2 1 2 2 उनका भी हम कोफैक्टर्स हम निकालेंगे। जैसे माइनर फाइंड आउट कर लिया वैसे हम कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। सो हम फर्स्ट वाले को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर -1 आएगा, 2 + 2 इज़ 1 + 1 इज़ 2 इंटू M11, हमने M11 का वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, वो है 4। सो हम यहाँ पर लिखेंगे 4। मैंने आपको देखो यहाँ पर कंसेप्ट पढ़ाया था कि -1 के ऊपर इवन पावर है 2, तो उसका आंसर कितना आएगा 1। सो -1 का स्क्वायर इज़ 1, 1 इंटू 4 गिव्स यू 4। नेक्स्ट -1 1 + 2 इज़ 3 इंटू माइनर ऑफ 1 2, माइनर ऑफ 1 2, 1 2 का माइनर हमें आ रहा है 3। -1 के ऊपर ऑड पावर है 3, ऑड पावर रहेगी 3 तो हमें आंसर कितना आता है -1 आता है। -1 इंटू 3 गिव्स यू -3। नेक्स्ट -1 2 + 1 इज़ अगेन 3 इंटू माइनर ऑफ 2 1, माइनर ऑफ 2 1 हमें मिला 2। सो -1 के ऊपर क्यूब है, ऑड पावर है तो आंसर -1 है, इंटू 2 गिव्स यू -2। नेक्स्ट -1 2 + 2 इज़ 4 इंटू माइनर ऑफ 2 2, माइनर ऑफ 2 2 कितना आता है 1 आता है, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। -1 के ऊपर पावर 4 है, 4 मतलब इवन है, इवन 4 है, तब आंसर कितना आने वाला है 1 आने वाला है। सो यहाँ पर -1⁴ इज़ 1 इंटू ये 1, सो आंसर इज़ 1। अभी हमने सबके कोफैक्टर्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। आपने अगर पोजीशन ध्यान से देखा रहेगा तो यहाँ पर 1 1 आता है, 1 1 के राइट में 1 2, नेक्स्ट 1 1 के नीचे 2 1 एंड 2 2, ये पोजीशंस को भूलना नहीं है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम ये जो सारे हमने कोफैक्टर्स निकाल दिए हैं, उन सारे कोफैक्टर्स को हम माइनर्स में उन सारे कोफैक्टर्स को हम मैट्रिक्स में अरेंज करने वाले हैं। हमने ये जो सारे कोफैक्टर्स निकाल दिया है उनको हम मैट्रिक्स में अरेंज करने वाले हैं। तो उनको हम मैट्रिक्स में अरेंज कैसे करेंगे वो देखना। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, जितने भी कोफैक्टर्स है उनको हम मैट्रिक्स में अरेंज करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे देखना। पहली पोजीशन मैंने बताया था आपको 1 1 होती है, मैंने आपको इसमें भी बताया पहली पोजीशन 1 1। तो 1 1 का कोफैक्टर पहले आएगा, 1 1 का कोफैक्टर C11 कितना आ रहा है हमारा 4 आ रहा है, तो 4 आएगा। उसके राइट में 1 2 आता है, सो -3 1 2 इज़ -3 C12। C21 हमारा -2 है, वो नीचे आएगा, और C22 हमारा 1 है। नेक्स्ट हम ये जो मैट्रिक्स मिला है कोफैक्टर्स का, उसका एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, तो उसका एडजॉइंट हम कैसे निकालेंगे ये जो कोफैक्टर्स का। तो जो स्लीपिंग है ये 4 और -3 हॉरिजॉन्टल है, इसको हम वर्टिकली लिखेंगे। 4 एंड -3 मतलब जो स्लीपिंग है उसको हम स्टैंडिंग में लिखेंगे। नेक्स्ट -2 एंड 1 इट इज़ अगेन हॉरिजॉन्टल, हम उसको वर्टिकल में लिख देंगे। ओके, अभी
जैसे कि अभी लास्ट स्टेप हो रह गया, हम इसको फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ओके। सो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने पहले ही ढूंढ लिया था, इट वाज -2। सी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इट इज़ -2, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह पे हम डालेंगे -2 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ रहा है, हमने अभी एडजॉइंट ऑफ ए मतलब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हमें कितना मिल रहा है, 4 -2 -3 1, 4 -2 -3 1। तो आप इसको ऐसे ही रख सकते हो, या -1/2 अंदर जाके सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई भी कर सकता है। तो -1/2 जब 4 को जाएगा तो आंसर आपका आएगा -2। -1/2 जब -2 को जाएगा तो -2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आएगा। -1/2 जब 3 को जाएगा तो आंसर आएगा 3/2। -1/2 जब 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर आएगा 1/2। सो दिस इज़ योर ए इनवर्स। बहुत ही ईजी और स्कोरिंग है। तो आज के लेक्चर के शुरू में हमने देखा कि हम एडजॉइंट मेथड से कोई भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया। क्या फॉर्मूला होगा, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। आफ्टर दैट हमने देखा कि क्वेश्चन कौन से ऑर्डर में आएंगे। तो क्वेश्चन हमेशा 2 ऑर्डर में आएंगे, आइदर 2x2 का मैट्रिक्स होगा या 3x3 का मैट्रिक्स होगा। तो उसके लिए पोजीशंस का समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। 1 1 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर 3 2 है, वो मैंने गलती से 3 3 लिख दिया। तो आपको हर एक का एलिमेंट का पोजीशन समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। 2 2 एग्जैक्टली कहाँ पर आता है, 3 3 कहाँ पर आता है, 2 1 कहाँ पर आता है। जब तक आप पोजीशंस नहीं समझ लेते तब तक आपको एडजॉइंट फाइंड करना, इनवर्स फाइंड करना थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि कभी कभार क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें वो स्पेसिफाई करते हैं कि इनवर्स फाइंड करके बताओ, पर क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिसमें हम उनका इनवर्स फाइंड आउट ही नहीं कर पाते। आप भले मर्जी कितना सॉल्व करो पर आपको इनवर्स फाइंड करना डिफिकल्ट जाता है। तो उस चीज़ से आपको परेशानी नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया कि सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन है इनवर्स का, आप उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करके देखना। अगर डिटर्मिनेंट 0 आता है तो आगे सॉल्व नहीं करना, उसका इन्वर्स आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। पर अगर डिटर्मिनेंट 0 आता है तो आगे सॉल्व नहीं करना, उसका इन्वर्स आप फाइंड नहीं कर पाओगे। पर जब डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा तब उसको आपको आगे सॉल्व करना पड़ता है। तो उससे रिलेटेड मैंने फर्स्ट सम कर दिया, ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, ये मैंने मैट्रिक्स ले लिया और हम उसका इन्वर्स फाइंड आउट करने वाले ये मैट्रिक्स का बाय एडजॉइंट मेथड। तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया कि मैंने सबसे पहले चेक किया कि इसका इन्वर्स मैं एग्जैक्टली फाइंड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। अगर इसका मैं फाइंड कर सकता हूँ तभी मैं आगे सॉल्व करूँगा। तो उसके लिए मैंने कंसेप्ट क्या यूज़ किया कि मैंने सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट किया 1 2 3 4। उसका डिटर्मिनेंट मैंने सॉल्व किया बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 4 2 इंटू 3। उसका डिटर्मिनेंट हमारा 0 नहीं आया, इसका मतलब हमें उसे आगे सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट 0 आया नहीं आया, यहाँ पर देखना ध्यान से, डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया है, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट और हमें इसे आगे सॉल्व करना है। मैंने 1 बाय 1 सब माइनर्स फाइंड आउट कर लिया। माइनर्स कैसे फाइंड आउट कर लिया, माइनर्स आपको एक चीज़ याद रखना है कि आपको हर एक एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट करना है। 1 का माइनर, 2 का माइनर, 3 का माइनर, 4 का माइनर। मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट का माइनर आपको फाइंड आउट करना है। उसके लिए माइनर एलिमेंट न लिखते हुए उस एलिमेंट की पोजीशन आपको लिखना है। मतलब माइनर ऑफ 1 ऐसा नहीं लिखना है, पर माइनर ऑफ 1 का पोजीशन इज 1 1, सो M 1 1 लिखना है। माइनर ऑफ 2 नहीं लिखना है,
बट 2 का पोजीशन क्या होता है 1 2, तो M12 आएगा। माइनर ऑफ 3 ऐसा नहीं लिखना है, माइनर ऑफ 3 का पोजीशन क्या होता है 2 1, सो M21 लिखना है। तो एक चीज़ मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि एलिमेंट न लिखते हुए उस एलिमेंट की पोजीशन आपको स्पेसिफाई करनी होती है। तो अगर आपको 1 का माइनर निकालना है तो आप कैसे निकालोगे 1 का माइनर? 1 से स्टैंडिंग और 1 से स्लीपिंग, आप वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल आप भूल जाओगे, और जो एलिमेंट बचेगा वो आपका माइनर। अभी मैंने यहाँ पर देखो आपको करके दिखाया कि मुझे 3 का माइनर निकालना है। ओके, 3 का माइनर मतलब 3 का पोजीशन इज 2 1, सो अब मुझे इस वाले के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो 3 का माइनर निकालना है, तो मैं 3 से स्टैंडिंग और 3 से स्लीपिंग मैं भूल गया। ओके, तो मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पर, क्या रिमेनिंग है 2, तो उसका माइनर 2 हो गया। सिमिलर फैशन में आप सबका निकाल सकते हो। नेक्स्ट हमने देखा कोफैक्टर। जैसे ही हम माइनर निकालते हैं वैसे हम कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर फाइंड आउट करने से पहले मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ा है कि -1 के पावर में अगर इवन नंबर रहेगा तो आंसर 1 आता है, -1 के पावर में अगर ऑड नंबर रहता है तो उसका आंसर -1 आता है। तो माइनर में जैसे पोजीशंस को हमने स्पेसिफाई किया था, कोफैक्टर में भी हम हर एक एलिमेंट का पोजीशन ही स्पेसिफाई करने वाले हैं। जैसे माइनर हम हर एक एलिमेंट का निकालते हैं, वैसे कोफैक्टर भी हर एक एलिमेंट का हमें फाइंड आउट करना है। तो कोफैक्टर में हमेशा रूल होता है, पहले -1 लिखते हैं, उसके पावर में 1 1 क्यों लिख दिया? क्योंकि उसकी पोजीशन 1 1 है, इसलिए उसके पावर में 1 + 1 कर दिया। मल्टीप्लाई बाय कोफैक्टर ऑफ 1 1 है ना, फाइंड करना है हमें, तो उसके ही माइनर से हमें मल्टीप्लाई करना होता है। सो -1, 1 + 1 इज 2, इंटू हमने M11 फाइंड आउट कर लिया था 4। आपने अगर ध्यान से देखा रहेगा ऊपर, तो M11 हमारा 4 है, तो M11 के जगह पे हमने उसकी वैल्यू पुट किया। -1 के ऊपर इवन पावर है तो आंसर 1 आएगा, इंटू 4 इज इक्वल्स टू 4। हमने सिमिलर फैशन में सारे कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर लिया। एक बार हमने सारे कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए, उस कोफैक्टर्स को हमने फिर मैट्रिक्स में सब्सटीट्यूट कर दिया। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कैसे करेंगे, मेंशन मतलब गलत भी करते हैं वो लोग, कि ऐसे लिख देते 4 -3 -2 -1, ऐसे कुछ भी वो लिख देते हैं, जो कि गलत है। ओके, आपको अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशंस आपको एलिमेंट्स को लिखना होता है। ओके, सबसे पहले 1 1 आएगा तो वो 4 हो गया। 1 1 के राइट हैंड में 1 2 आता है, नीचे नहीं आता है। ओके, तो राइट हैंड में ही 1 2 का पोजीशन दैट इज़ 3, उसको हमने कर दिया। अगर पोजीशंस देखना है तो मैंने मैट्रिक्स के शुरू में ही बोला था 1 1 कहाँ पर आएगा, 1 2 कहाँ पर आएगा। आप इसको ये चीज़ को आपको हमेशा याद रखना है, 1 2 कहाँ पर आएगा, 1 2 कहाँ पर आएगा, 2 1 कहाँ पर आएगा, 2 2 कहाँ पर आएगा। अगर आप ये सारी चीज़ों को ध्यान से देख रहे हो, उसी के मुताबिक आपको मैट्रिक्स में उनको हमेशा लिखना होता है। तो मैंने 1 1 1 2 उसके मुताबिक मैंने उनको मैट्रिक्स में यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद उसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाला। एडजॉइंट आप कैसे फाइंड आउट करते हो? जो भी स्लीपिंग होता है उसको स्टैंडिंग करके लिखते हो। 4 और -3 हॉरिजॉन्टल है, उसको आप वर्टिकली लिखते हो 4 और -3। स्लीपिंग है उसको स्टैंडिंग करके लिखते हो। -2 1 स्लीपिंग है उसको स्टैंडिंग करके लिखते हो। नेक्स्ट, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमने फॉर्मूला डाल दिया, उसमें हमने 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए वॉज -2, एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का वैल्यू हमने उसमें सब्सटीट्यूट कर दिया। 1 बाय -2 अंदर जाके सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेगा। सो यहाँ पर कितना आएगा मैं आपको बता रहा हूँ। -1/2 जब 4 को मल्टीप्लाई करेगा तो -2 आएगा। -1/2 जब -2 को करेगा तो -2 कैंसिल 1 आएगा। -1/2 जब 3 को जाएगा तो माइनस माइनस कैंसिल होगा, 3/2 आएगा। -1/2 जब 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो -1/2 आंसर आएगा। तो दिस इज़ योर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो आई होप आप जब वीडियो देखोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आएगी। आज हम 2/2 का मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करना है वो सीख लिया। कल हम 3/3 का मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करना है वो अच्छे तरीके से सीखेंगे। थैंक यू सो मच।